अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। होमवर्क दिया था एक, ऑटम 18। किया है, मसले भी होंगे। प्रोडक्ट है H2 और मटेरियल है AT। खरीदना क्या है हमने? AT। एनुअली हम बनाते हैं 45,600 यूनिट्स और एक यूनिट के लिए लगता है 10 किलो, तो इन होता है 4,56,000 kg। प्रोसेस में इन होने का मतलब है कि रॉ मटेरियल के स्टोर से इशू इतना होता है। बारिश हो रही है? $45,600 यूनिट्स बनाने के लिए इतने किलो प्रोसेस में डलेंगे। स्टोर में पड़े पड़े 5% हो जाता है नुकसान, तो खरीद के स्टोर में कितने लाने होंगे? 480,000। ये एनुअल डिमांड। इसमें कोई एतराज, इख्तलाफ, तकलीफ, परेशानी? स्टोरेज कॉस्ट में ऐड करेंगे तो वो गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि स्टोरेज कॉस्ट में भी ऐड करें, एनुअल डिमांड में भी ऐड करें तो डबल डबल हो जाएगा। अगर आप उसको लॉस मानेंगे और उसको आप एक कॉस्ट समझ लेंगे तो फिर हम एनुअल डिमांड को भी ग्रॉस अप कर रहे हैं, उससे OQ भी चेंज होगा, एवरेज इन्वेंट्री भी चेंज होगी, तो एवरेज इन्वेंट्री के अंदर भी यूनिट ज़्यादा आ जाएंगे और कॉस्ट भी हमने हैवी कर ली होगी। नहीं नहीं, हम यूनिट्स को भी मजीद कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट को भी बढ़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट को आप क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि खर्चा हो जाना हम अपनी एक कॉस्ट मान रहे हैं। जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में जो पर यूनिट कॉस्ट निकलती थी वो नॉर्मल लॉस उसके अंदर इंक्लूडेड होता था, उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? किन यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे उसको टोटल तक पहुंचने के लिए? प्रोड्यूस्ड या इनपुट? क्योंकि हमने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में लॉस को बिल्ड कर लिया तो फिर ही उसको यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अगर हमने कॉस्ट में भी बिल्ड कर लिया और यूनिट्स भी वो लॉस से पहले वाले ले लेंगे तो डबल डबल इफेक्ट आ जाएगा लॉस का। 1000 यूनिट्स 90 रुपए का एक इनपुट हुआ, 90,000 रुपए के यूनिट्स इनपुट हो गए, इनसे बने 900 यूनिट्स, 10 यूनिट ज़ाया होते ही होते हैं, तो हमने पर यूनिट कॉस्ट 100 निकाल ली। अब इस 100 रुपए को मैं किन सी यूनिट से मल्टीप्लाई करूं? 900 से कि फिर से 1000 से? 900 से ना, क्योंकि 100 यूनिट्स का ज़ाया होना हमने इसके अंदर बिल्ड कर लिया। अब अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैंने इसमें भी लॉस इनकॉर्पोरेट कर लिया और यूनिट्स में भी लॉस इनकॉर्पोरेटेड है, तो डबल काउंट हो जाएगा। तो इसलिए लॉस को होल्डिंग कॉस्ट में, मैंने शुरू में भी शायद पता नहीं किसी ने नहीं दूसरे सेक्शन में पूछा था, होल्डिंग कॉस्ट में लॉस होने को शामिल इसलिए नहीं किया क्योंकि यूनिट्स में करना था शामिल। अगर मैं अब एनुअल डिमांड में मैंने शामिल किया है ना,
तो एनुअल डिमांड ज़्यादा होगी तो OQ भी उसके मुताबिक ही ज़्यादा होगा, OQ ज़्यादा निकलेगा तो एवरेज इन्वेंट्री ज़्यादा निकलेगी, तो एवरेज इन्वेंट्री भी ज़्यादा आ रही होगी और होल्डिंग कॉस्ट में भी आप कह रहे हैं शामिल कर लें लॉस का इफेक्ट, तो डबल डबल काउंट हो जाएगा। इसलिए लॉस को हम सिर्फ यूनिट्स में एडजस्ट करेंगे। बल्क डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी का डिस्काउंट क्या होता है? हाँ, 3% क्वांटिटी डिस्काउंट का क्या मतलब है? यानी प्राइस में 3% कमी कर दी ना? नहीं, फॉर एग्जांपल आपने 5 कैलकुलेटर लिया ना, अगर एक कैलकुलेटर की प्राइस आपको नहीं चार्ज की है, ये बात कर रहे हैं क्वांटिटी डिस्काउंट। वैसे क्वांटिटी डिस्काउंट कहते हैं बल्क डिस्काउंट को, कि ज्यादा यूनिट्स खरीदोगे तो। एक होता है सेटलमेंट डिस्काउंट, जल्दी पैसे दोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, वो सेटलमेंट डिस्काउंट है। बल्क डिस्काउंट होता है कि ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करोगे तो प्राइस कम दे देंगे, चार्ज कर देंगे, तो यही क्वांटिटी डिस्काउंट है। डिस्काउंट प्राइस में होता है ना, क्वांटिटी में थोड़ी डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट किस चीज में होता है? प्राइस में। क्वांटिटी में थोड़ी डिस्काउंट, थोड़े से तोड़ के थोड़ी दे देगा, प्राइस में डिस्काउंट होगा ना, तो डिस्काउंट प्राइस का ही है। क्वांटिटी डिस्काउंट का सिर्फ इतना मतलब है कि ये बल्क डिस्काउंट है ये प्राइस का डिस्काउंट। मैं भी कर रहा हूँ सॉल्व डिस्कस, अभी तो एनुअल डिमांड बताई है मैंने, आप क्या पूछ रहे? अच्छा, मैं भी कहूँ पहली दफा सवाल कर रहे हो पूरे सेशन में। बंद कर दो यार, कर दिए। हाँ जी, लॉस आया है 200 का, सर कि एनुअल रिक्वायरमेंट जब हम निकालते हैं तो सर हम उसको वापस 100% पे लेके जा रहे हैं। ये एनुअल डिमांड बताई तो है मैंने। ये वो लॉस है जो हर साल आता ही आता है, 5% लॉस की बात कर रहे हैं। हाँ, ये वो लॉस है जो हर साल आता ही आता है, या फिर ये एक साल आ गया तो 200 का कौन सा लॉस है? 205%। हाँ, ये हर साल आता ही आता है, या ये मतलब इस साल आ गया तो हम अपनी एनुअल रिक्वायरमेंट को फिर वापस उसी पे ले जाएंगे? 5% ऑफ द क्वांटिटी परचेज इज लॉस्ट होता है। हाँ, एनुअल डिमांड में और मसला, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर समझाता हूं। अब ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर में ये सेम वही कल वाला पॉइंट है। टोटल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के खर्चे 2688 हैं, इसका 65% कर लेंगे तो वो वेरिएबल आ जाएगा। पर ऑर्डर बनाने के लिए उसको नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल सेम कार्ल्टन वाला पॉइंट है जो कल किया था। अभी इस वक्त हम 60 हज़ार करके मंगवाया करते हैं, 4,80,000, ये वही है जो कल 78,000 था। हम अभी 60 हज़ार करके मंगवाते हैं, ये वही है जो कल 6500 था। नंबर ऑफ ऑर्डर्स अभी 8 होते हैं जो कल 12 थे। तो कल भी जो 422 400 को इससे डिवाइड करके पर ऑर्डर निकला था, तो अब हम 2688 पता नहीं कितना के 65% को जो कि वेरिएबल पोर्शन होगा इससे डिवाइड करेंगे तो पर ऑर्डर कॉस्ट आ जाएगी। पर ऑर्डर कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट दो हैं, एक इंटरेस्ट है 8% जो कि 200 रुपये पे लगेगा, और एक वेयर हाउस में हम रखवाते हैं 6.25 पर केजी पर मंथ, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पर ईयर बनेगा। ये दो हैं होल्डिंग कॉस्ट, एक है ऑर्डर कॉस्ट, और बस EOQ निकालनी जी। होल्डिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट आ रहा है सर, क्योंकि वो कह रहे क्वेश्चन में सर जो वेयर हाउस है ना सर लॉस हो जाएगा, 5% लॉस हो जाएगा वेयर हाउस में, जो मटेरियल है लॉस हो जाएगा। तो सर जो मटेरियल पड़ा हुआ है उसकी जो प्राइस है, सर जो मटेरियल पड़ा हुआ है तो उसकी जो प्राइस है जो कम होगी तो सर उस पर ही इंटरेस्ट। प्राइस कैसे कम होगी?
सर प्राइस पे लगाते हैं, परचेज प्राइस पे इंटरेस्ट लगाते हैं ताकि वो होल्डिंग कॉस्ट में आए। तो सर अगर 5% लॉस हो रहा है तो हम 200 मल्टीप्लाई 0.95 मल्टीप्लाई क्यों किस लिए? वो चीज़ कम होगी ना, मतलब 200 की नहीं 5% लॉस होगा। नहीं तो हम बैंक को कहेंगे कि पैसे तो तुम्हें थोड़े वापस करेंगे क्योंकि चीज हल्की वैल्यू की हो गई। बैंक को इंटरेस्ट क्यों देना है? क्योंकि वो चीज़ें जिस पैसे से चीज़ें खरीदनी हैं, हाँ तो पैसे तो 200 ही दिए थे ना, तो इंटरेस्ट तो 200 पे ही पड़ रहा होगा। अब उन चीजों की अगर एनआरवी राइट डाउन हो जाए तो कब बैंक को हम कहेंगे पैसे थोड़े वापस करेंगे? बैंक से तो 200 ही लेना है, तो इसलिए इंटरेस्ट तो 200 पे ही लगेगा। ऑटम 18 में बताएं, अब आप कुछ पूछना है तो। पॉइंट नंबर सी रिक्वायरमेंट, ये ईओक्यू की वही अजम्पशंस हैं। डिस्कस एनी 3 प्रैक्टिकल लिमिटेशन। लिमिटेशंस का मतलब यही है कि ईओक्यू हमेशा बेस्ट हो सकेगा अगर ये पूरा हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो फिर हमेशा बेस्ट नहीं होगा। तो वो जो अजम्पशंस बताई थी वही इनफैक्ट लिमिटेशंस ही हैं। तो ये वही 3 नंबर में वो पॉइंट पूछा हुआ है। और पॉइंट नंबर रिक्वायरमेंट बी में पूछा हुआ है कि अगर सप्लायर डिस्काउंट ऑफर कर रहा है तो बताएं एक्सेप्ट करें क्या ना करें। अब इस डिस्काउंट ऑफर को किससे कंपेयर करें? ईओक्यू से भी, क्योंकि ईओक्यू पे तो हम जाने का कंसिडर वैसे ही कर रहे हैं, तो ईओक्यू से भी, और चलो एग्जिस्टिंग से भी कर ही लेते हैं। हाँ हाँ, नहीं सिर्फ एग्जिस्टिंग से। आप कह रहे हैं सिर्फ एग्जिस्टिंग से कंपेयर करें? नहीं, ईओक्यू पे जाने का तो पहले ही सोच लिया हुआ था, पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है HPL's मैनेजमेंट इज प्रेजेंटली कंसिडरिंग टू अडॉप्ट ईओक्यू। एग्जिस्टिंग से तो वो पहले ही ईओक्यू पे जाने का सोच रहे हैं, तो फिर ईओक्यू को क्यों हम गायब करें बीच में से? ये देखें, हम जब वो टोटल टेबल वाली कैलकुलेशन करेंगे तो एक ईओक्यू वाली ऑप्शन आ जाएगी, एक 1,20,000 वाली आ जाएगी। बेशक इन दोनों को कर लें सिर्फ क्योंकि वैसे ही हम ईओक्यू पे आने ही लगे थे, लेकिन अगर साथ इसको भी रख लें तो रख लें। करना तो इन तीनों में से कौन सा आपस में कुश्ती करानी है कि इसको ना रखा तो कुश्ती कमजोर पड़ जाएगी? करना तो लोएस्ट फिगर ही है ना, तो वो इसने तो वैसे भी लोएस्ट नहीं आना था, ईओक्यू से बेहतर ही आना था, लेकिन आप इसको भी साथ लिख लें, अच्छा इसको भी लिख लें। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये नहीं करना, ईओक्यू को भी लिखना है। क्यों लिखना है ईओक्यू को? क्योंकि पहले पैराग्राफ में कहा हुआ है कि ईओक्यू पे जाने का सोच रहे थे, उसमें सिर्फ इतना कहा हो कि करंटली ये हो रहा है और डिस्काउंट ऑफर ये है, तो बस एग्जिस्टिंग और डिस्काउंट को कंपेयर कर लें, काफी है। फिर ईओक्यू भी लाइन जी। हाँ, अगर ईओक्यू सवाल में उसने कह दिया कि ईओक्यू निकालें, फिर आप कंपैरिजन में ईओक्यू को भी ले आए। यहां तो खैर उसने वैसे ही कह दिया था ना कि ईओक्यू पे जाने का सोच रहे हैं। डिस्काउंट ऑफर वाले सवाल के बारे में कहा है कि अगर आपको क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग पॉलिसी बताई है बस और डिस्काउंट ऑफर के बारे में पूछा है, तो डिस्काउंट ऑफर और एग्जिस्टिंग का कंपैरिजन है काफी है। अगर एग्जिस्टिंग नहीं बताई, बस सिर्फ डिस्काउंट ऑफर है, तो ईओक्यू। एग्जिस्टिंग भी बताई है, ईओक्यू का भी जिक्र आ गया है और डिस्काउंट ऑफर भी है, तो तीनों को कंपेयर कर लो। ऑटम 18 जी। सर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है पॉइंट 1 में प्रोडक्शन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, क्या इस लाइन का क्वेश्चन में कोई यूज है? तो पहले भी ऐसे ही होता है सर क्योंकि वो हम इस टॉपिक में ये बुनियादी तौर पे कर ही ये रहे हैं। सर पॉइंट 3 जो है ना उसमें ना लिमिटेशंस मांगी हुई है ना, तो अगर ये इसके साथ स्पेसिफिक करते तो ये तो उसने खुद ही पहले ही कह दिया कि वो इवनली ही है, तो फिर नहीं, जनरल बात उसने, जनरल सवाल है, डिस्कस एनी 3 प्रैक्टिकल लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग ईओक्यू, तो जनरल सवाल है। लिमिटेशन ये थी कि डिमांड एनुअल डिमांड जो है ना थ्रू आउट द ईयर हाँ। होनी चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, तो ये चीज वो खुद कह रहा है कि कांस्टेंट ही है। नहीं, लेकिन पार्ट सी उसने जनरल पूछा है, उसने ये नहीं कहा कि बताएं ये एचपीएल को क्या मसाइल आएंगे, उसने जनरल सवाल पूछा है। ऑटम 18 डन। क्वेश्चन ऑटम 15 खोलें अभी। ऑटम 15 क्वेश्चन नंबर 7,
ये आप लोग अभी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं अभी 7। चोको किंग, ये आप लोग अभी कर रहे हैं सॉल्व। रिक्वायरमेंट भी पूरी एक लाइन लिखी हुई है। अच्छा, आपके पास ये रिक्वायरमेंट बी ए पूरी नहीं आ रही तो मैं अगला सेंटेंस पूरा बता देता हूँ। मिनिमम ऑफ लिखा होगा 7500 kg, 7500 kg यानी 7500 किलो, फुल स्टॉप। अब अगला सेंटेंस है, यानी उसी में बस फुल स्टॉप से आगे चलिए। एडवाइज CL whether the offer of the vendor may be accepted। 6 नंबर। कल शाम को एक्स्ट्रा क्लास नहीं, आज नहीं है तो कोई बात नहीं यार, कोई एक यूट्यूब पे ले लेना है। ये क्या है अभी? ठीक नहीं, ये 2 चीजें
हाँ तो ये इनको अलग कर लें, ये स्टेपल अलग कर दीजिएगा, पहले पहुंच जाए सब तक मैं बताता हूँ। दो अलग अलग चीज़ें हैं, स्टेपल में पिनिंग आया की हैं उसकी। नहीं वो तो इकट्ठे ही कर लेते हैं, ये तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्या मुश्किल होगी, हाँ तो अच्छा है तो। जो बचे हैं वो अहमद के पास ही छोड़ के जाना। लिखवा भी दी कब की। अगर वाकई करना चाहें तो मेरे नज़र में ये, मेरे ख्याल में आपका टारगेट 10 मिनट का होना चाहिए, जिसमें से ऑलरेडी को 8 मिनट गुजर चुके हैं वैसे तो।
सर ये अदर केयरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट होती है। डन दोनों पार्ट्स। यार नहीं वैसे पीछे दूसरी तरफ में परचेज को सीधा डिस्काउंट माइनस किया सारे प्रोडक्ट्स का जब इंक्रीजमेंट जो है वो 90% है, तो इसको कंसीडर करेंगे। चल इतनी देर में हो जाना चाहिए था।
साल में 80,000 है। कैलकुलेट किए बगैर हम बता देंगे ये ऑप्शन कैसे नब्ज देख के बताएंगे, कैसे बताएंगे? नहीं, डिस्काउंट ऑफर वैसे ही कह दें तो इस वैसे ही कहने के तो नंबर नहीं है, कैलकुलेशंस के हिसाब से है ना। साल में प्रोडक्ट 80,000 किलो बनाते हैं, लेकिन खरीदते क्या हैं? ये तो प्रोडक्ट है, कोको पाउडर। अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में कोको पाउडर भी है, चीनी भी होगी, दूध भी होगा, पानी भी होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। इन बहुत सारी चीज़ों में से 90% जो है वो कोको पाउडर है। यानी इस 80,000 किलो में से 72,000 किलो वजन है कोको पाउडर का। और ये प्रोडक्ट में जो बचा कुचा वजन है उसमें इतना है। जब इस प्रोसेस में ये सारे मटेरियल डाले होंगे, कोको पाउडर, पानी, चीनी, दूध, सब, तो कोको पाउडर 72,000 किलो नहीं डाला होगा, क्योंकि 4% तो लॉस हो जाना है। अब पूछें, क्या पूछें? लॉस वाली बात। जब हमारे पास एक बार लॉस आया तो उसको वापस 100% क्योंकि लॉस तो प्रोसेस में आएगा, एनुअल डिमांड है कि खरीदेंगे कितना। हाँ, तो 75,000 किलो मटेरियल इसमें इन करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। कोई मजीद ना ट्रांजिट का लॉस बताया, ना स्टोर का लॉस बताया, ना कोई ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल बताया, तो फिर यही परचेज भी करना होगा। जो प्रोसेस में इन है ना, वो रॉ मटेरियल स्टोर से इशू है, वो रॉ मटेरियल स्टोर से इशू हो रहा है तो प्रोडक्शन में जा रहा है। हमने एनुअल डिमांड क्या निकालनी है? जो रॉ मटेरियल हमने खरीदना है। तो चूंकि कोई ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल नहीं है, कोई रास्ते का लॉस नहीं होना, कोई मटेरियल के स्टोर का लॉस नहीं होना, तो फिर यकीनन खरीदना भी 75,000 किलो ही होगा। इसलिए एनुअल डिमांड 75,000 kg। जी, एनुअल डिमांड 80,000 है, तो हमें तो ये इस तरह से लग रहा है कि ये टोटल 80,000 है, जिसमें से 90% हमारा लॉस। कल वाले सवाल में एनुअल डिमांड 2,40,000 टन दी हुई थी, तो हम उसी को ले लेते हैं। सिर्फ वर्ड एनुअल डिमांड को नहीं देखना, जो कस्टमर्स हमसे खरीदना चाहते हैं वो कस्टमर्स की डिमांड है, वर्ड डिमांड। जो हम अपने सप्लायर से खरीदना चाहते हैं वो हमारी डिमांड है, अगेन वर्ड डिमांड। तो सिर्फ डिमांड वर्ड काफी नहीं है, हमें इन फार्मूलों में एनुअल डिमांड उसको कहना है जो हमने सप्लायर से खरीदना है। तो 80,000 किलो चॉकलेट्स हमने खरीदनी थोड़ी है, वो वर्ड डिमांड है कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में डिमांड वो तो कस्टमर्स की डिमांड है ना, हमारी डिमांड तो नहीं है। हमारी डिमांड तो वो है जो हमने सप्लायर से खरीदना है। तो फार्मूलों में हमने सप्लायर से खरीदने वाली चीज को एनुअल डिमांड कहना होता है। चॉकलेट तो प्रोडक्ट है ना। ये जो सवाल पूछा हुआ है ये तो कोको पाउडर के हिसाब से सवाल पूछा हुआ है, तो इसलिए 75,000 किलो ये कोको पाउडर की एनुअल डिमांड है। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर 6 मिलियन, ये वही वाली बात, वेरिएबल कॉस्ट। ये काफी दफा टेस्ट हुई है ये चीज। 6 मिलियन पर ऑर्डर बनाने के लिए कितना आ गया? कल वाला सवाल कार्ल्टन वाला 422,400 डिवाइडेड बाय 12। कार्ल्टन वाला सवाल जो कल किया था बोर्ड पे, ये किसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे? कार्ल्टन के। ऊपर खर्चा भी किसका था? सिर्फ कार्ल्टन का। अगर फोटोकॉपी का रेट पता करना है कि ऊपर फोटोकॉपी वाला कितने पैसे ले रहा होता है, अच्छा कॉपी करवाने आपने कॉस्ट के नोट्स हैं,
लेकिन आप रेट पता करना चाह रहे हैं तो एक तरीका तो यह है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड को रेट बता दे, 2 रुपए रेट है। हो सकता है एक और तरीका कि एक दोस्त कहे कि मैं ना अभी वो ऑडिट के नोट्स कॉपी करा के लाया था, तो 20 पेजेस थे, तो मुझसे 40 रुपए लिए थे, तो 40 डिवाइड में 20, 2 रुपए। अब वो तो ऑडिट के नोट्स, आपने तो कॉस्ट के नोट्स कराने कॉपी, भाई कॉपी तो वही है ना। तो चूंकि एक ही जैसी कॉपी है, एक ही जैसा तरीका है, तो कॉस्ट के लिए बेशक जानना था कि एक कॉपी का रेट क्या है, तो ऑडिट वाली इंफॉर्मेशन भी चलेगी इसके लिए, क्योंकि एक ही जैसा प्रोसीजर है। चूंकि ये डिपार्टमेंट और भी बहुत सारी चीजें खरीदता था, तो उस चीज को खरीदने का जो खर्चा, जो तरीका था, वो चूंकि सब प्रोडक्ट्स के लिए एक ही था, तो उन्होंने कह दिया कि सारे प्रोडक्ट्स का टोटल खर्चा, सारे प्रोडक्ट्स के टोटल ऑर्डर। ऐसे ही समझ लें कि सारे सब्जेक्ट्स की फोटोकॉपीज का टोटल खर्चा, सारे सब्जेक्ट्स की टोटल फोटोकॉपीज डिवाइड करेंगे तो 2 रुपए रेट निकल आएगा। तो वो जो सारे सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन से निकाला तो एक कॉपी का रेट ही है ना, बस वही वाला आप अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस सवाल में आपको जो 120 ऑर्डर्स कहे हुए हैं, चूंकि ये सारे प्रोडक्ट्स के हैं, तो इसीलिए सारे प्रोडक्ट्स के दे दिए, क्योंकि सबका एक ही जैसा पर ऑर्डर होता होगा, सब के लिए एक ही तरह की गाड़ी बाजार जाती होगी और चीजें लेके आती होगी, सबके लिए एक ही तरह का फोन इस्तेमाल करके सप्लायर को कॉल करते होंगे। सप्लायर को अगर 1 मिनट की कॉल हो रही है, तो उस 1 मिनट के अंदर 10 किलो गाजर मंगवा रहे हैं कि 10 किलो टिंडे मंगवा रहे हैं, तो कॉल तो 1 मिनट की हो रही है ना। तो इसलिए चूंकि सबका एक ही जैसा प्रोसीजर होता होगा, यही वजह है कि उसने ऑल प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन दे दी। मकसद तो पर ऑर्डर खर्चा निकालना था, मकसद तो पर फोटोकॉपी का रेट निकालना था। जरूरी थोड़ी कि कॉस्ट के नोट से ही फोटोकॉपी का रेट निकले, क्योंकि सबका सेम है, इसलिए बाकियों से भी इंफॉर्मेशन निकल आएगी। तो यही बात इस सवाल में थी। यहां पर फिर नंबर ऑफ ऑर्डर सिर्फ कार्टन के क्यों लिए थे? क्योंकि ऊपर खर्चा सिर्फ कार्टन का लिखा था। दूसरे तरीके से हमने ऊपर खर्चा सिर्फ कार्टन का क्यों लिखा था? हमने क्यों 4224 4000 नहीं लिख लिया था? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर सिर्फ कार्टन के पता थे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, चूंकि ये नंबर ऑफ ऑर्डर सिर्फ कार्टन के थे, इसलिए खर्चा भी सिर्फ ऊपर कार्टन को होना चाहिए था। ऊपर टोटल फोटोकॉपी का खर्चा अगर सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग का है, तो नीचे नंबर ऑफ कॉपीज भी सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग वाली होनी चाहिए। इस सवाल में चूंकि सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन दी थी, तो वो यकीनन इसीलिए दी होगी ना कि हर प्रोडक्ट इसी तरह से ऑर्डर होता होगा। मकसद तो पर ऑर्डर कॉस्ट निकालना है, तो इसलिए 6 मिलियन और 120 को इस्तेमाल किया। अगर किसी को लगता है कि इसको 90% कर लें, तो वो वजन में से 90% की बात कर रहा था भाई। वो कह रहा था कि वजन 90% है प्रोडक्ट में। क्या ऑर्डर्स भी उनके 90% होते होंगे? नहीं, ये तो कोई जरूरी नहीं है। तो हमने सारे प्रोडक्ट्स की कॉस्ट, सारे प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ ऑर्डर्स, मकसद पर ऑर्डर कॉस्ट निकालना था, इसीलिए 120 और 6 मिलियन इस्तेमाल किया। क्या इसमें क्या एतराज है? कल थे क्लास में? कल मैंने मुझे लॉसेस बताए थे सारे, हैं? नोट ही नहीं किया, क्यों? तो पिक्चर लेके क्या किया फिर? पिक्चर कस्टमर से, हमने कस्टमर्स को 80,000 किलो चॉकलेट बेचनी होती है। चॉकलेट हमारा प्रोडक्ट है, तो हमसे तो कस्टमर्स ही डिमांड करेंगे ना। तो कस्टमर्स हमसे 80,000 किलो डिमांड करते हैं। चोको किंग लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड मार्केट्स वेरियस ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट्स हैविंग एनुअल डिमांड ऑफ इतनी। हम इतने किलो बेच लेते हैं हर साल। एनुअल डिमांड फार्मूलों में होती है जो चीज हमने खरीदनी होती है। तो हमने ये कोको पाउडर है जो खरीदना है, 80,000 किलो प्रोडक्ट का वजन बताया था। यहां से वापस गए कि हमने कितना मटेरियल खरीदा, सारा रिवर्स चला हूं मैं कि कितना मटेरियल खरीदेंगे कि 75,000 किलो प्रोसेस में इन होगा, फिर वो 4% ज़ाया होके बाकी 72,000 किलो रह गया होगा। यहाँ से वापस चल के परचेजेस निकालनी थी।
50,000 को 90%? क्यों? सर मतलब वो और प्रोडक्ट्स पे ना बाकी कंपोनेंट्स पे भी ऐड होगा इसमें, नहीं, इसको 90% कर लूँ या उनको 90% कर लूँ? क्योंकि सर वो टोटल खर्चा 50,000 टोटल खर्चा तो नहीं है, 6 मिलियन सारी इसको 90% कर लूँ नहीं 6 मिलियन सारी प्रोडक्ट्स का, तो इसको 90% करने तो कोको पाउडर का आ जाएगा ना। नहीं सर डिवाइडेड बाय 120 भी तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी तो हाँ, बाकी कंपोनेंट्स के हाँ, तो इसमें तो उनको भी कोको पाउडर का बना लें, सर 50,000 इनको बना लें कोको पाउडर का। बना लिया। ये तो एक ऑर्डर का खर्चा है, कोको पाउडर का ऑर्डर सस्ते में हो जाता है। 90% टोटल में से बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ना। अगर 100 ग्राम की एक चॉकलेट बार है तो इसमें 90 ग्राम कोको पाउडर का वजन होता है, बाकी 10 ग्राम को चीनी को दूध उनका वजन होगा। ये इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। इसका ये मतलब है कि जितना खर्चा बाकी इंग्रेडिएंट्स का ऑर्डर करने पे आता है, कोको पाउडर का ऑर्डर करने से उससे सस्ता खर्चा आता होगा। लेकिन आप तो कह रही 50,000 को 90% कर लें, इसका मतलब होगा कि कोको पाउडर खरीदने पे 90% कम खर्चा आता है। नहीं, अगर करना भी है तो ठीक है, इनको कर लेते हैं हम। आल्दो के ये भी ठीक नहीं है क्योंकि वो वजन 90% की बात हो रही है। फिर भी चलो हम मान लें कि टोटल प्रोडक्ट्स 120 ऑर्डर्स टोटल प्रोडक्ट्स के हैं, उनमें से 90% कोको पाउडर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, कर लेते हैं ऐसे, तो फिर ऊपर भी 90% ही करना पड़ेगा, तो बात तो फिर वही 50,000 की आ जाएगी। सर हम ये assume करें कि चूँकि 50,000 एक्सपेंस एक ऑर्डर में है और चूँकि एक ऑर्डर में हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स मंगाए उसमें से 90% कोको पाउडर था, तो इस वजह से हम उसको 90% करने का सोच रहे हैं। अच्छा, हम सारी चीजें एक साथ मंगवा रहे हैं, ये कह रहे हैं? सर अब ये तो हमें क्वेश्चन से भी नहीं पता चल रहा। नहीं पता चल रहा ना, तो क्या करना चाहिए फिर? सर वो जो 90% की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उससे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि जितना वो मंगाता है इंग्रेडिएंट चॉकलेट बनाने के लिए, उसमें से चूँकि 90% कोको पाउडर होता है और चूँकि ये टोटल ऑर्डर की कास्ट है और उसमें से हमारा जो इंग्रेडिएंट है जिसकी हम ऑर्डर मंगा रहे हैं वो तो 90% है, इस वजह से उसको नहीं, मेरा अब सवाल ये है, जब किसी स्टूडेंट के सवाल का जवाब दे रहा होता हूँ तो वो बाकी भी सुन लिया करें, काम की बात होती है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे ही मंगवाते होंगे। इन अगर 9 किलो कोको पाउडर मंगवाते होंगे तो लाजमी उसी गाड़ी में उसी सप्लायर से उतना ही रास्ता सब वैसे ही 1 किलो आटा भी मंगवाते होंगे। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है और उसी का काम है सारी परचेजेस करना। नहीं, उसी का काम सारी परचेजेस करना है, लेकिन क्या वो सारी परचेजेस इकट्ठे एक साथ ही लेके आता होगा? ये जरूरी है? ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं है बात, क्योंकि जो परचेजिंग डिपार्टमेंट ने परचेजिंग करनी है उसने कोई चीज़ कहीं और से खरीदनी हो सकती है, कोई चीज़ कहीं और से खरीदनी हो सकती है, तो वो कैसे सारा कुछ इकट्ठे एक ही गाड़ी में लेके आएगा? ये तो प्रैक्टिकल भी नहीं है बात। तो जो ये वाली बात है ये हमें ये बताना चाह रही है कि जब भी कोको पाउडर के ऑर्डर होते हैं वो सब एक तरह के होते हैं या उनके ऊपर एक तरह का एक्सपेंस होता है, क्योंकि हम सिर्फ अलग ही कोको पाउडर मंगा रहे थे। नहीं, 120 दफ़ा सिर्फ कोको पाउडर नहीं मंगवाया, पूरे साल में इन्होंने 120 दफ़ा ऑर्डर किया या करेंगे या करते हैं तो चीज़ें मंगवाते हैं। कोको पाउडर ही नहीं है जो 120 दफ़ा मंगवा रहे होते हैं, 120 दफ़ा टोटल। जैसे घर का मुलाजिम है कोई, या चलें ऑफिस का मुलाजिम है, वो अगर 120 दफ़ा बाजार जा रहा है तो उस हर दफ़ा के चक्कर में उसने रोटी भी लानी है, उसी चक्कर में उसने दही भी लेके आना है, उसी चक्कर में सब्जी भी लानी है, उसी चक्कर में घर का बिजली का बिल भी जमा कराना है। जब भी बाजार जाना है सारे काम इकट्ठे उसी चक्कर में होने नहीं। कोई काम रोज करने वाला हो सकता है, कोई काम हफ्ते में एक दफ़ा हो सकता है, कोई महीने में एक दफ़ा हो सकता है, बस टोटल चक्कर उसके बाजार के लगे हैं। जब भी उसने बाजार जाना है मोटरसाइकिल पे बैठेगा, बाजार तक जाएगा, क्योंकि बाजार थोड़ा दूर है, तो उसका एक दफ़ा बाजार आना जाना, चाहे वो आटा लेने जा रहा है, चाहे वो चीनी लेने जा रहा है, चाहे वो बिल जमा कराने जा रहा है,
एक दफ़ा जाना और आना इतने रुपए कॉस्ट करता है, ये पर ऑर्डर कॉस्ट होती है। तो साल में हमारे ये जो प्रोक्योरमेंट के लोग थे 120 दफ़ा वो समझ लें बाजार गए। अब वो 120 के 120 दफ़ा कोको पाउडर नहीं लेने गए, मुख्तलिफ कामों से जा सकते हैं। एक दफ़ा बाजार जाना और चीज़ 50,000 रुपये कॉस्ट कर रहा है। बस ये 50,000 पर ऑर्डर निकालना था हमने। जैसे मैं फोटोकॉपी की मिसाल दे रहा था, अगर हर टाइप ऑफ परचेजेस पे डिफरेंट खर्चे आने होते तो फिर इस तरह की बात ही ना करता सवाल वाला, फिर सिर्फ कोको पाउडर ही का खर्चा बताता। अगर फोटोकॉपी कॉस्ट के लिए अलहदा रेट होता, ऑडिट के लिए अलहदा रेट होता, तो फिर अलहदा से इंफॉर्मेशन दी जाती कि कॉस्ट के लिए ये वाला रेट है फोटोकॉपी का। तो यहां पर उसने फर्क नहीं किया। इसका मतलब जो भी मंगवाएं, एक दफा बाजार आना जाना 50 रुपए कॉस्ट करेगा। इस सवाल पे तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पूरी क्लास लगा दूंगा। जल्दी पूछें, जल्दी जल्दी। आपने कहा ना ईओपी में ऑर्डर कॉस्ट यूज होनी है, वो रेलेवेंट होगी। ये मैंने कब कहा था? हाँ, मैंने कहा था कि ईओक्यू के फार्मूले में भी जो हम ऑर्डर कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट ले रहे हैं वो रेलेवेंट वाली ऑर्डर कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट है। सर आपने इसमें क्या है जो 50,000 पर ट्रिप लग रहे हैं पैसे, उससे पिछले भी लग रहे हैं कि हम ये तो आप ये कह रहे हैं हर दफा इतना ही लगना, तो रेलेवेंट क्यों है ये कहने लगे आप? रेलेवेंट इस तरह पहचानना होता है कि पर ऑर्डर सेम ही रहना है या पर यूनिट सेम ही रहना है। रेलेवेंट इररेलेवेंट पहचानना के क्या तरीका है? टोटल फॉर द ईयर सेम रहता हो, टोटल फॉर द ईयर सेम रहता है तो इररेलेवेंट है। ये कहना चाह रहा हूं कि 50,000 में हम सिर्फ कोको पाउडर नहीं मंगवा रहे, और भी चीजें मंगवा रहे हैं, तो ऑर्डर कॉस्ट बाकियों की अरे नहीं, यही तो समझा रहा हूं यार। नहीं, एक ही चक्कर में नहीं ला रहा वो सारी चीजें, एक ही चक्कर में नहीं सारी चीजें लेके आ रहा। 50,000 का जो एक ट्रिप है, 50,000 रुपए में चले जहाज जाता है और जहाज आता है, तो उसमें वो कोको पाउडर के साथ और भी सारा राशन नहीं ला रहा है। कोको पाउडर ही अगर सिर्फ लाना होगा तो 50,000 रुपए एक ऑर्डर का खर्चा आएगा। ये पर ऑर्डर कॉस्ट है। अगर बाकी भी 7 चीजें ला रहा होगा तो वो कितनी है, कितना खर्चा कोको पाउडर से रिलेटेड होगा, हम नहीं अलग कर सकते ना, नहीं कर सकते ना अलग। सिर्फ वजन की बेस पे तो नहीं अलग कर सकते ना। पूरे साल में उन्होंने जितनी भी चीजें खरीदी, ऐसा नहीं था कि हर चक्कर में सारी चीजों का एक एक हिस्सा लेके आता था। नहीं, ये प्रैक्टिकली भी ठीक नहीं है। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वालों का काम है, क्या काम है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वालों का? वो अपने साथ वाले से कर, साथ वाला, हाँ, क्या काम है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वालों का? है, उससे पूछा है क्या करते हैं प्रोक्योरमेंट वाले? सेल पर सेल तो नहीं करते, रॉ मटेरियल वगैरह खरीद के लाते हैं, ये क्या करते हैं? पैसे भी देते हैं। तो ये जितनी भी चीजें खरीद रहे हैं, एक ऑर्डर में सब के सब इकट्ठे नहीं आ रही चीजें। नहीं, मुझे नहीं लग रहा मैं समझा पा रहा हूँ यार, नहीं आ रहा है ना समझ। सर बेसिकली होल्डिंग कॉस्ट दो हैं, एक स्टोरेज एंड हैंडलिंग कॉस्ट है 20 रुपए पर केजी और एक अदर कैरिंग कॉस्ट है 5 रुपए पर केजी। लेकिन चूंकि दोनों पर मंथ हैं तो इनको इंटू 12 करेंगे तो पर ईयर बनेंगे। तो 25 इंटू 12 करेंगे तो 300 रुपए। तो होल्डिंग कॉस्ट हो गई 300 रुपए पर किलो और ऑर्डर कॉस्ट हो गई ये 50,000। इससे निकलेगा EOQ 5,000। 7 नंबर थे इस बात के। और रिक्वायरमेंट बी में इस EOQ को कंपेयर करना है 7,500 से। अच्छा, जो लोग सॉल्व करते ही नहीं है, खासतौर पे ऑनलाइन वाले बच्चे जो है ना, आप लोगों ने सॉल्व किया करें पूरी तरह जैसे सिखाया है, उसके बाद एंड आंसर मैच ना करे तो पूछें। आप सॉल्यूशन देखने लग जाते हैं, डर क्या लगता है कि मेरे से सही सॉल्व होगा नहीं। अगर आप अभी ही सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप 5,000 सॉल्यूशंस देख लें,
पेपर में जाके आपसे फिर सॉल्व नहीं होगा। आप लोग सॉल्व जब तक बेटा नहीं करेंगे ना लिख के, आपको नहीं सॉल्व करना आएगा पेपर के अंदर। तो आप पहले पूरा सॉल्व किया करें, उसके बाद फिर देखें कि सोल्यूशन में कहां फर्क आया है। क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जब सोल्यूशन की पिक्चर दिखा के पूछते हैं तो पता चल जाता है। जब आप सोल्यूशन की पिक्चर दिखा के जो पूछ रहे होते हैं, पहली दफा नहीं पढ़ा रहा, हजारों बच्चों को पढ़ाया होगा, मुझे पता चल जाता है कि आपको मसला क्यों आया है। आपने सॉल्व नहीं किया, आपने सिर्फ सोल्यूशन देखा है और आपको सोल्यूशन में होता अजीब लग रहा था, तो अब सर ये बताएं क्या हुआ है। जो आपको सिखाया तरीका उससे सॉल्व किया करें। अब जिन लोगों ने सॉल्व किए बगैर पीछे सोल्यूशन देखा होगा, उनको लगेगा ये तो बड़ा अजीब सा काम किया हुआ है। तो वो अजीब सा काम पीछे सिर्फ ये किया हुआ है कि दोनों की परचेज कॉस्ट लेने की बजाय सिर्फ डिस्काउंट को माइनस कर दिया डिस्काउंट ऑफर वाले में। मकसद तो हमने टोटली कंपेयर करना था ना, तो आप वो टोटल करिए कंपेयर, उससे आंसर आएगा सही। और इस सवाल में कोई एतराज परेशानी है तो बताएं। सॉल्व कर करके या देख देख के सॉल्व? नहीं नहीं नहीं, पूरा करें, पूरा सॉल्व करें। क्योंकि जब आप आंसर देख रहे हैं तो ना चाहते हुए भी आपकी बाकी आंसर पे नजर पड़ रही है कच्ची कच्ची से। पूरा कंप्लीट करने के बाद नहीं, फिर तो आप पूरा सोल्यूशन देखें, फिर तो पूरा सोल्यूशन देखें। कल मैंने टिप भी बताई थी कि आप रेलेवेंट इररेलेवेंट पहचानने के लिए टोटल फॉर द ईयर, लेकिन इसमें ना अकल को भी शामिल रखना है, अकल को बहरहाल शामिल रखना है। ये टिप्स जो होती है ना सपोर्ट के लिए होती हैं, अकल पहले है। हो सकता है कोई खर्चा जो कल की टिप पे पूरा ना उतर रहा हो या जो आज तक किया था उस पर पूरा ना उतर रहा हो, लेकिन वो स्टिल रेलेवेंट हो। सवाल लिखें एक और, इसमें वो एक और वैरायटी बताता हूँ, इसमें एक और वैरायटी निकालता हूँ, बताता हूँ। सवाल लिखिए। अच्छा, 2 सवाल होमवर्क है, 2 छोटे छोटे से सवाल होते हैं, तो 2 सवाल होमवर्क है जी। हाँ तो 2 सवाल ही गए ना यार। बताता हूँ होमवर्क अभी क्या है। अभी एक सवाल लिखिए, एनुअल डिमांड 40,000 यूनिट्स, 40,000 40,000 यूनिट्स एनुअल डिमांड। ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट 6,000 पर ऑर्डर, ₹6,000 पर ऑर्डर। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ₹10 पर यूनिट, ₹10 पर यूनिट। ट्रांजिट इंश्योरेंस 10% ऑफ परचेज प्राइस पर यूनिट। यानी अगर ₹50 की चीज खरीद के ला रहे होंगे तो इंश्योरेंस कंपनी को हम ₹5 पर यूनिट यानी ये भी पर यूनिट ये होती चीज, ये भी इफेक्टिवली पर यूनिट चीज हो गई ना ट्रांजिट इंश्योरेंस। वेयर हाउसिंग कॉस्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट ₹25 पर यूनिट पर ईयर, 25 जी पर यूनिट पर ईयर। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट कहीं हो, नहीं वैसे कह रहा हूँ, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट कहीं हो और साथ पर ईयर ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट पर ईयर ही है। इंटरेस्ट 10%,
इंटरेस्ट बताया 10%। परचेज प्राइस 100 रुपये है। करंट ऑर्डर पॉलिसी, अभी करंटली इस वक्त ऑर्डर साइज यानी जो करंटली OQ फॉलो हो रहा है 4000 यूनिट्स। supplier has offered 8% discount, 8% for a minimum order size of 10,000 यूनिट्स। 10,000 यूनिट्स अगर कम से कम ऑर्डर करेंगे तो 8% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है वो, 8%। बताएं डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करें कि नहीं? सप्लायर ऑफर्स 8% डिस्काउंट फॉर अ मिनिमम ऑर्डर साइज ऑफ 10,000 यूनिट्स। किन दो का कंपैरिजन करना है? 4,000 और 10,000। नहीं वो तो फिर इररेलेवेंट है ना। पहले मैं एनुअल डिमांड वैसे ही बता दिया करता था। हाँ हाँ जी, कुछ नहीं सवाल करें।
2 अटेम्प्ट से सवाल नहीं आए इस पे, इस दफा तो बहुत चांस है इसके आने का। चलें इधर देखें, ट्रांसपोर्टेशन रेलिवेंट है? ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस है। ट्रांजिट इंश्योरेंस अगर वैसे ही कहा होता 5 रुपए पर यूनिट तो रेलिवेंट ना होता, लेकिन कहा है 10% ऑफ परचेज वैल्यू। अब ये दोनों पे चेंज हो जाएगी। और इसी तरह होल्डिंग कॉस्ट भी दोनों के लिए अलग है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट है तो वो भी परचेज पे लगनी है। तो 4000 के लिए अलहदा और 10,000 के लिए अलहदा। एक तो है ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट, वो कितनी है? 6000 और 6000। ट्रांजिट इंश्योरेंस कितनी? 100 का 10% यानी 10 रुपए 9.2। ये पर यूनिट है, हम निकाल रहे हैं पर ऑर्डर, तो इसको पर ऑर्डर कैसे बनाऊं? ये है अब पर ऑर्डर। ट्रांजिट इंश्योरेंस 10% ऑफ परचेज वैल्यू थी, तो जब 100 रुपए का था तो उस पर 10 रुपए इंश्योरेंस होगी, लेकिन 10 रुपए पर यूनिट होगी। हम पर ऑर्डर कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो इसमें एक ऑर्डर में 4000 यूनिट्स होंगे, इसमें एक ऑर्डर में 10,000 यूनिट्स होंगे, तो फिर इसको यूनिट से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो तो नहीं कि सेम रहनी है, इन ग्रैंड टोटल सेम रहनी है, इसने ग्रैंड टोटल में चेंज हो जाना है, क्योंकि दोनों की इन ग्रैंड टोटल परचेज कॉस्ट में चेंज हो जाना है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी मैंने पर यूनिट करके दी हुई है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेकिन वो तो साल में हमने टोटल 40,000 यूनिट से मंगवाने, 40,000 इंटू 10, वो तो 4 लाख ही रहनी है, लेकिन इंश्योरेंस चेंज हो जानी है क्योंकि ये परचेज वैल्यू पे लगनी है और परचेज वैल्यू दोनों में डिफरेंट है, तो इसलिए ये इंश्योरेंस बेशक पर यूनिट थी लेकिन रेलेवेंट है। इसीलिए तो वो टिप थी। असल रूल वही है कि टोटल फॉर द ईयर जो हर ऑप्शन में सेम रहनी है वो इररेलेवेंट है, और जो हर ऑप्शन में सेम नहीं रहनी है वो रेलेवेंट है। रूल यही है। सर अगर कोई चीज सेम रहेगी
उसको हम इसमें डाल इन टोटल हाँ अगर हम इसको फिर भी इस फॉर्मेट में कैलकुलेशन में ऐड कर रहे हैं तो मार्क्स मार्क्स कटेंगे तो पता नहीं, लेकिन हो सकता है इस चीज के भी मार्क्स हों कि इनमें से वो ये फिगर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी बजाय इसके कि इन दोनों को ऐड करने के नंबर इसको कैलकुलेट करने के नंबर हो, और जो उसको गलत कैलकुलेट कर रहा है लेकिन देख रहा है नहीं दो चीजें ठीक है चलो 1.5 नंबर दे देता हूं, तो ये तो मार्किंग प्लान पे डिपेंड करता है। क्योंकि इस तरह तो फिर स्टूडेंट से एग्जामिनर ये टेस्ट नहीं कर पाएगा ना कि क्या रेलेवेंट इरेलेवेंट है, स्टूडेंट तो सारे खर्चे डाल देगा, तो रेलेवेंट इरेलेवेंट की टेस्टिंग कैसे होगी। टोटल तो आप कर ही लेंगे, मैं बस ये 2 वर्किंग्स करके छोड़ रहा हूं ये सवाल, टोटल टेबल तो बना ही लेंगे। होल्डिंग कॉस्ट में एक हो गया वेयर हाउसिंग, वो कितना है 25 इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट जो है वो 100 का 10% और 92 का 10%। जी चाहे कोई भी केस आ जाए जब हम इसमें कंपैरिजन कर रहे होंगे जो फिजिकल एक बात और अब चूंकि डिस्काउंट आ रहा था, प्राइस डिफरेंट थी, तो अब हमारे एंड टेबल के अंदर तीनों लाइनें आ जाएंगी, टोटल परचेज कॉस्ट, टोटल ऑर्डर कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट। जी तो जो परचेज कॉस्ट है वो फिर भी हम एनुअल डिमांड के लिए ही दोनों साइड्स पे लिख रहे होंगे, यानी कि टोटल क्वांटिटी के लिए, नॉट ओक्यू। हाँ जी, परचेज कॉस्ट तो टोटल तो साल में एनुअल डिमांड खरीदनी है, इसलिए टोटल परचेज कॉस्ट तो एनुअल डिमांड पे ही लगनी है। चलें एक और कराता हूँ सवाल क्लास में, मैं खुद ही कर देता हूँ। 2 सवाल होमवर्क दे रहा हूँ, 2 सवाल हैं, खोल लें यार, कर लें कंप्लीट कर लें। बताना तो पता नहीं, अभी तो ज़बानी बनाया था, देखना ही पड़ेगा। नहीं यार अब आ ही गया हूँ तो 46,000 इंटू 40/4। अब OQ कहने की जरूरत ही नहीं है, अब तो पूरी वैल्यू लिख रहे हैं, या तो ऐसे कर लें, दिखाता हूँ 98 इंटू, या ये ब्रैकेट इस तरह बना लें, या फिर ऐसे कर लें कि OQ वर्किंग 1 में देख लो जाके इंटू 40,000 ओवर OQ। क्या आंसर है 392। $70,000 171 42 अभी करने लगे हैं हम स्प्रिंग 17। बल्कि पहले होमवर्क भी सुन लें। एक होमवर्क है स्प्रिंग 2020 क्वेश्चन नंबर 7।
स्प्रिंग 20 क्वेश्चन 7, एक ये होमवर्क है और एक होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2 ऑटम 20। लेकिन ये सवाल आपने आई कैप के क्वेश्चन और आंसर को नहीं देखना, मैंने इसका क्वेश्चन भी अमेंड करके और आंसर ये आपको भी भेज दिया है। असल में इस क्वेश्चन में एग्जामिनर से एक थोड़ी सी टेक्निकल बोंगी बज गई थी और लिटरली मतलब वो वाकई एक ब्लंडर हो गया था और उसकी वजह से इसका खैर सलूशन भी बाद में आया था, वो सवाल का सलूशन भी बाद में उसको डिले कर दिया था और उसमें उस टेक्निकल बोंगी की वजह से इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सवाल सॉल्व करना पड़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये ऐसा नहीं है कि अच्छा अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी पड़ेगी, नहीं, चूंकि सवाल एक बोंगा बन गया था, एग्जाम में टेस्ट हो गया था और उसका नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं करा रहा आपको, तो उन्होंने इसका सलूशन तो देना था, तो वो सलूशन जबरदस्ती का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हो रहा है। तो इसलिए आप उस सवाल को भी छोड़ दें और उसका सलूशन भी छोड़ दें। इसलिए मैंने ना सवाल में जो टेक्निकल बोंगी थी वो एडजस्ट करके तो अमेंड कर दिया सवाल। नहीं इसके ग्रेस मार्क्स जरूर मिले होंगे। ये जब पेपर में आया था ना तब भी मैंने कमेंट में उनसे की थी बात, तो इस पर बिल्कुल मिले होंगे ग्रेस मार्क्स जरूर। यानी ये वाकई इसमें कोई नज़रियाती इख्तिलाफ नहीं है, कन्फर्म। एक मिनट ऑफ करना, मतलब आई कैप से एक्सेप्टेड बात है ये बोलने। तो ये एक टेक्निकल गलती हो गई थी सवाल बनाने वाले से, लेकिन चूंकि पेपर हो गया तो अब उसका सलूशन तो देना था, तो वो एक ज़बरदस्ती का सलूशन है। ऑफ करना क्वेश्चन से ही होना था। तो ये इसलिए ना सवाल ज़ाया करने की बजाय मैंने क्वेश्चन में एक लाइन चेंज कर दी, तो उससे अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। तो आपको ये अमेंडेड क्वेश्चन दिया है और उसका सलूशन दिया है, ये होमवर्क है। अब ये आखिरी सवाल है, इसके बाद ये सवाल नहीं आया था। 2021 में ये सवाल टेस्ट नहीं हुआ। नहीं, इतना गौर भी नहीं किया होगा किसी ने। स्प्रिंग 20 क्वेश्चन 7 ये करना है और ऑटम 20 क्वेश्चन 2 ये जो अमेंडेड दिया है वो करना है। अभी बता दो ना, और दूसरा पेज क्या दिया है, इसको बैक साइड पे देखो ना, दूसरा वाला पेज, दूसरा वाला, उसी की बैक साइड, वो जो पहला पेज है वो क्वेश्चन है, उसकी बैक साइड पे आंसर है। ये 2 सवाल होमवर्क हैं। ओके और ये जो पेजेस आपको दिए हैं ये मोड़ तोड़ के कहीं बैग में रख लेंगे साइड पे ना, फिर दोबारा फरवरी में कहीं बैठेंगे, फिर ऑटम 20 खोल लेंगे, फिर देखते रहेंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो सर ने पढ़ाई नहीं। 2 सवाल ये होमवर्क है और ये जो आपको अभी दूसरा पेज दिया है ये ना कुछ बच्चों को मसला ये आ रहा था, कि मैंने एक दफ़ा आपको हस्बे तौफीक सवाल बताए थे ऑटम 11, ऑटम 16 मिक्स यील्ड के, तो उनमें एक ऑटम 16 का सवाल था जो सॉल्यूशन से किसी से शायद मैच नहीं हो रहा था, तो मैंने अपने फॉर्मेट पे फिर सॉल्व करके दे दिया आपको। तो ये वो मिक्स यील्ड वाला सवाल था ऑटम 16 क्वेश्चन 7, ये उसका अपने फॉर्मेट पे एंड आंसर मैच करेगा आई कैप से, सिर्फ जिस फॉर्मेट से आपको सिखाया हुआ है उस पे सॉल्यूशन बना के दिया है। अब एक सवाल और करा देता हूँ बोर्ड पे, और ये ओक्यू बहुत है मेहनत, इसके बाद पार्ट बी कराऊंगा, उस पर 3 दिन लगाऊंगा। अभी हम करते हैं स्प्रिंग 17 क्वेश्चन नंबर 2, ये पढ़ने में करता हूँ बोर्ड पे।
और एक हाँ, ये मैं आपको फिर कल परसों होमवर्क दे के कर लूँगा डिस्कस। एक और रहता है मज़ीद, वो फिर होमवर्क दे के डिस्कस कर लूँगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 स्प्रिंग 17 एरोमा हब्स के नाम से, ये पढ़ लीजिए, मैं करता हूँ बोर्ड पे। सवाल पढ़ लें, सवाल पढ़ लें। क्वेश्चन 2 स्प्रिंग 17। है जी, पढ़ लें अभी तो। हाँ जी, पढ़ लें तो मैं शुरू करूँ। चलें ठीक है, पढ़ लिया। रिक्वायर्ड पार्ट ए की रिक्वायरमेंट ना समझ आई हो किसी को? बी, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ सेविंग्स जो हो सकती हैं अगर मैनेजमेंट ईओक्यू पे चला जाए तो बी में क्या करना है? कंपेयर करना है ईओक्यू को एग्जिस्टिंग के साथ। ठीक है, ये है जी सवाल की अप्रोच। ईओक्यू निकालना है उसके लिए भी, और चूंकि कंपेयर करना है उसके लिए भी, तो हमें ऑर्डर कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 स्प्रिंग 17 2 into एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड 60,000 किलो है, लेकिन आपको कोई फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं बताया, तो बस फिर यही परचेज है। कितना है ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स? ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं है ना, तो बस परचेज सेल बराबर है। तो ये जो सेल्स है यही परचेज है, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है।
कितनी है भूल गया मैं, 60,000। एग्जिस्टिंग के लिए अलहदा और ईओक्यू के लिए अलहदा, ये कैसे पता कि अलहदा अलहदा? ऑर्डर कॉस्ट पॉइंट नंबर 6 में कहा हुआ है कि चेंज हो जाएगी, और होल्डिंग कॉस्ट भी दोनों की अलग अलग है। नहीं वो तो मैं देखता हूं, मैं तो भी सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर एग्जिस्टिंग और ईओक्यू में डिफरेंट होगी या सेम होगी? डिफरेंट होगी, पॉइंट 6 में लिखा हुआ है। और होल्डिंग कॉस्ट भी दोनों में अलग अलग होगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट है और परचेज प्राइस भी दोनों की फर्क है, तो इसलिए ये भी दोनों की अलग अलग निकलेगी, ये भी दोनों की अलग अलग निकलेगी। इसी को इस्तेमाल करके ये ईओक्यू का भी आंसर निकाल लेंगे, और पार्ट बी में भी ये तो चाहिए ही। इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, पॉइंट नंबर 4। अच्छा जी, चलें अब मैं सारे पॉइंट्स बताता हूँ एक एक करके। पहले पैराग्राफ में कहा हुआ है कि ये जो हर्बल टी है हम ये बेचते हैं, द टी इज इंपोर्टेड ऑन अ 6 मंथली बेसिस। इसका क्या मतलब हुआ कि हम हर 6 महीने बाद मंगवाते हैं, यानी साल में कितनी दफा आते? 6 महीने, 2 दफा। ये है एग्जिस्टिंग, द टी इज इंपोर्टेड, ये एग्जिस्टिंग है, यानी हमारा एग्जिस्टिंग ओक्यू क्या हुआ? 30,000। साल में 2 दफा मंगवाते हैं तो 30 करके मंगवाते हैं। ये है एग्जिस्टिंग, जो पहली लाइन से पता चल रहा नहीं? पहली लाइन से पता चल रहा है, लेकिन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग कि वो ईओक्यू पे शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, एनुअल डिमांड आ गई और उसकी सेल प्राइस बताई है, होती रहे, हमें सेल प्राइस का क्या करना। पॉइंट नंबर 2, सी एंड एफ वैल्यू। सी एंड एफ वैल्यू क्या होती है ये समझाता हूं। ये ना एक कमर्शियल टर्म है, कुछ और कमर्शियल टर्म्स भी बताता हूं, शायद एक और इनफैक्ट हो सकता है सवाल में आइंदा वो भी टेस्ट हो जाए कभी। एक टर्म होती है एक्स वर्क्स। एक टर्म इस सवाल में है सी एंड एफ, इसको सी एफ आर भी कहते हैं। अगर आप बुक शॉप पे जाके बुक खरीदें और अगर आप उनसे कहें जी हमारे घर डिलीवर कर दें, तो प्राइस सेम चार्ज करेगा वो? अब वो हो सकता है डिलीवरी चार्जेस के नाम से अलग से पैसे ले ले, या हो सकता है वो कहे कि अगर शॉप पे आके खरीदनी है तो हम आपको 800 रुपए की बेचेंगे, अगर घर डिलीवर करानी है तो 1000 रुपए की बेचेंगे। अब वो ये कह नहीं रहा कि 200 रुपए चार्जेस लेंगे, बस वो कह रहे हैं घर पहुंचानी है तो 1000 रुपए लेंगे। तो जो वो 1000 रुपए प्राइस बता रहा है उसमें घर पहुंचाना भी इंक्लूडेड है, यानी इस प्राइस में पहुंचाने तक की सर्विस भी शामिल है। इसको सी एंड एफ कहते हैं, कॉस्ट एंड फ्रेट। कॉस्ट एंड फ्रेट, फ्रेट किराए को कहते हैं, फ्रेट। तो अगर कोई सप्लायर वैल्यू सी एंड एफ बता रहा है तो उसका मतलब है वो होम डिलीवर करेगा, और अगर वो कोई वैल्यू एक्स वर्क्स बता रहा है तो एक्स वर्क्स कहते हैं कि कस्टमर को कहा जा रहा है कि तुम खुद आके यहां से चीजें पिक कर लेना, तो इतने की मिलेंगी। जो मैंने भी बुक शॉप की मिसाल दी है, तो बुक शॉप वाला कह रहा है कि जी 800 रुपए की प्राइस एक्स वर्क्स प्राइस है और 1000 रुपए की प्राइस सी एंड एफ प्राइस है। अब हम 1000 रुपए 800 का फर्क नहीं समझ आया? 800 और 1000 का फर्क नहीं समझ आया? तो जो सप्लायर 800 रुपए प्राइस बता रहा है उसको एक्स वर्क्स प्राइस कहते हैं, और जो वो 1000 रुपए प्राइस बता रहा है वो सी एंड एफ प्राइस बता रहा है। ये कमर्शियल टर्म्स, ये इशारे हैं कि सप्लायर के साथ क्या तय हुआ है।
अगर वो कह रहा है कि C&F वैल्यू बता रहा हूं मैं, तो उसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो हमें पहुंचा के देगा। सर हम किसी भी शॉप पे जाकर कोई भी चीज है तो एक्चुअल प्राइस ही बताता है। हाँ जी। अब हमारे लिए क्या रेलेवेंट है? हमारे लिए रेलेवेंट ये है कि परचेज प्राइस है, ये बस, तो बस परचेज प्राइस है। तो ये जो पॉइंट नंबर 2 में बताई हुई है, ये परचेज प्राइस बताई हुई है। नहीं, डायरेक्टली वो डिलीवरी चार्जेस इंक्लूड करके नहीं पैसे कह रहा। वो ये नहीं कह रहा कि मैं इतने पैसे डिलीवरी चार्जेस के ले रहा हूं, वो कह रहा है बस इतने की चीज बेचेंगे हम आपको। तो हमारे लिए वो परचेज वैल्यू है बस, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि वो उसमें कितने पैसे डिलीवरी के रख रहा है। बस उसने हमें 2 प्राइसेस क्या पता बताई हो, तो हम जिस प्राइस पे उससे खरीद रहे होंगे बस वो हमारे लिए परचेज प्राइस। तो ये जो 900 रुपए है ये परचेज प्राइस, फिर वो ऑर्डर कॉस्ट बन जाती है। अगर उसने कहा होता 900 रुपए का ये है और 50 रुपए ट्रांसपोर्टेशन है, तो फिर वो ट्रांसपोर्टेशन ऑर्डर कॉस्ट होती। C&F वैल्यू ये हमारी परचेज वैल्यू बताई हुई है। क्या जी? वो भी कॉस्ट एंड CRF नहीं, CFR। CFR ये FR फ्रेट ही है। फ्रेट फ्रेट 10% डिस्काउंट। पॉइंट नंबर 2 समझा रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर 2 में ये परचेज वैल्यू ही है 900। इसमें आगे मजीद हमने क्या ऐड करना है? 15% भी नहीं, वो रिफंडेबल है। चलें वो परचेज कॉस्ट निकालते हुए देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है कि EOQ पे अगर शिफ्ट कर गए तो हम ऑर्डर क्वांटिटी कम कर लेंगे। यूज ऑफ EOQ वुड रिड्यूस द क्वांटिटी पर ऑर्डर। OQ कम हो जाएगी तो सप्लायर पे गुस्सा कर जाएगा। तो सप्लायर क्या करेगा कि हमें जो पहले डिस्काउंट देता था अब वो डिस्काउंट कम कर देगा, क्योंकि ज्यादा चीजें खरीदते हैं तो वो खुश होकर डिस्काउंट देता है। तो अब अगर हम ऑर्डर साइज कम कर लेंगे तो फिर वो डिस्काउंट पे भी चेंज कर देगा। ठीक है, परचेज प्राइस निकालते हुए देख लेंगे। पॉइंट नंबर 4 1% पर मंथ है तो 12% पर ईयर हो गया, होल्डिंग कॉस्ट है। पॉइंट नंबर 5 एनुअल स्टोरेज कॉस्ट 320 रुपए होल्डिंग कॉस्ट है। पॉइंट नंबर 6 जी, इधर आप बता दें परसों में क्वेश्चन में पर यूनिट या पर केजी एक बात है, बता थोड़ा ऊपर देखिए उसके बाद अगर केजीज में आप यूनिट्स में नीचे पर केजी वाला वो पर यूनिट की तरह का पर यूनिट ही है। इसमें तो बात ही सिर्फ इसकी हो रही है और कोई चीज़ ही नहीं है। अब आप इसको 320 रुपए पर केजी कह लें, पर यूनिट कह लें, एक ही बात है। पॉइंट नंबर 6 एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एन ऑर्डर। एन तो ये पर ऑर्डर है, ये 90,000 पर ऑर्डर है। एन ऑर्डर, एन गैन नहीं, एन ऑर्डर। अभी इस वक्त अभी एग्जिस्टिंग की बात होती है। एग्जिस्टिंग हालात में पर ऑर्डर कॉस्ट 90,000 होती है। पर ऑर्डर, लेकिन चूंकि अब हम थोड़ी चीजें मंगवाया करेंगे तो पर ऑर्डर कॉस्ट कम हो जाएगी। कम होके कितनी हो जाएगी? 81,000। ये मैंने पॉइंट नंबर 6 सामने लिखा है। ये हो गई पर ऑर्डर कॉस्ट। चलें होल्डिंग कॉस्ट के लिए दोबारा ऊपर से आते हैं। तो फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताता, बल्कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो बता दिए इनफैक्ट, ऊपर जो 6 मंथली का था 2, फिर हम उसको 2 से डिवाइड करके पर ऑर्डर निकालते हैं, फिर चेंज हो जाती है, स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। फिर एक तो हो गई एनुअल स्टोरेज कॉस्ट 320, और एक है इंटरेस्ट कॉस्ट जो कि 12% है। 12% किस पे लगनी है? तो फिर परचेज प्राइस निकाल लेते हैं पहले।
अभी निकाल रहे हैं और कुछ ऐसे कर नहीं कैसे पता है कि वो क्यों कम होगा? क्योंकि सवाल वाला कह रहे हो क्यों कम होगा। तो मतलब एक ही तो अभी हम कंप्लीट नहीं वो तो हमें नहीं पता ना, सवाल वाले को तो पता है ना। तो सवाल वाला कह रहा है कम होगा तो कम होगा। हाँ जी, परचेज ऑर्डर हाउस की वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि ऑर्डर साइज हम कम करने लगे। अच्छा कैसे पता कम करने लगे? लिखा हुआ है, सवाल वाला कह रहा है कि कम हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे तो फिर इसलिए वो पर ऑर्डर कॉस्ट इतनी हो जाएगी। अभी हमें कितने का मिलता है? 900 का। तो उस 900 में हम ड्यूटी 20% ऐड करते हैं, तो ये बनता है 1080। हाँ तो हमें तो डिस्काउंट के बाद ही मिलता है ना, हमें तो 900 का मिलता है ना, तो ड्यूटी भी उस पे पड़ेगी जितने का हम खरीदते हैं। देखिए सप्लायर से नेगोशिएशन हो रही थी, सप्लायर ने बताया 50,000 की चीज दूंगा, हमने उसको नेगोशिएट करके 40,000 करवा लिया, तो हम तो 40 का खरीद रहे हैं ना, वो हमें 42 बता के हम 40 का खरीद लेते। वो तो नेगोशिएशन है, हो सकता है वो ज्यादा कीमत बता रहा हो कि नेगोशिएशन के अंदर जरा डिस्काउंट दूंगा तो चलो कस्टमर खुश हो जाएगा। ये तो बस नेगोशिएशन की बातें होती हैं। असल में ट्रांजैक्शन कितने पे हो रही है? 900 पे, तो टैक्स वाले तो 900 रुपए के हिसाब से चलेंगे, उनको क्या पता सप्लायर ने क्या कीमत बताई थी। हम तो 900 की चीज खरीद रहे हैं ना, तो ड्यूटी तो 900 पे लगेगी। ईओक्यू में सेल टैक्स क्यों ना लिखूं? क्योंकि रिफंडेबल है। ईओक्यू वाले में ये चीज कितने की मिलेगी? इसको हमें पहले वापस ऊपर ले जाना पड़ेगा। अभी 10% डिस्काउंट मिलता है तो 900 का होता है, कल को ये डिस्काउंट 10% की बजाय 8% होगा, तो फिर ये 920 का मिलेगा, और फिर ड्यूटी पड़ेगी इस पे 184। कहाँ 320 लिखा हुआ है? 320 सवाल में दिया हुआ 320। पॉइंट नंबर 5 में एनुअल स्टोरेज कॉस्ट 320 पर केजी है, तो ईओक्यू में चेंज हो जाएगी, ये कह रहे हैं आप? तो फिर वो बता देता कितनी चेंज हो जाएगी। 90 का भी तो बताया ना कि चेंज हो जाएगी, तो उसका भी बता देता। इंटरेस्ट कितने परसेंट है? 1080 पे 12% और 1104 पे 12%, 129.6। चलो खैर है 132.48 449.6 और 452.48। तो EOQ हो जाएगी 452.48। फोर सिक्स 34.8 plus 5. Yes, sir.
60,000 इंटू 1080 648 60,000 इंटू 1104 टोटल ऑर्डर कॉस्ट $90,000 इंटू 2 81,000 इंटू 60,000 डिवाइड बाय 4635 1048 1048 5 4 4 OQ by 2 plus 15 days पूरे साल की सेल 60,000 तो 15 की कितनी 2500 2 4 6 5 360 से डिवाइड करें 365 सवाल में कुछ कहा तो नहीं है तो बस चाहे 360 कर लें चाहे 365 कर लें दोनों ठीक है कोई मसला नहीं है 360 से कर लें चलें टू 7 8 6 8 बहुत ज़्यादा नहीं होगी यही है अच्छा ये 217 ये मैंने बात की थी इस सेक्शन में अच्छा पता नहीं शायद की थी तो दोबारा सुन लें नहीं तो आप सुन लें जब एस्टिमेशंस हो रही होती है ना और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सवाल एतराज़ ये है कि 4635 EOQ निकला है 60,000 को 4635 से डिवाइड करें 60,000 को 4635 से तो ये डिवाइड करके क्या निकाला है नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो हो गए 12 पॉइंट तो 12.94 क्या होंगे 0.94 क्या होगा तो उसको 13 करें तो फिर उसके हिसाब से तो EOQ भी चेंज करनी पड़ेगी तो इतनी गहराई
एक्सपेक्टेड नहीं है, यानी इतनी गहराई में इतना टची नहीं है एग्जामिनर कि स्टूडेंट इस बात का ख्याल रखे कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स राउंड करने हैं कि नहीं करने। मैंने तो आपको एक ही फार्मूले के अंदर वैल्यूज बता दी, हम तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स चेक भी नहीं कर रहे निकाल के, तो इसलिए कोई मसले वाली बात नहीं है। यानी ये कोई इशू नहीं है कि आप पहले उसको राउंड ऑफ करें, 13 ऑर्डर्स बनाएं, उसके बाद सवाल करें, नहीं कोई मसला नहीं। आप फार्मूले में वैल्यूज पुट करें और एंड आंसर लिख दें। क्या जी? सेफ्टी स्टॉक लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि बिजनेस की पॉलिसी है कि 15 दिन की सेल्स के बराबर वो सेफ्टी स्टॉक रखता है। तो एक दिन की सेल निकालने के लिए 60,000 डिवाइडेड बाय 360, 365 भी ठीक है, 360 भी ठीक है, साल में 365 दिन भी ठीक है, 360 भी ठीक है, दोनों बातें ठीक हैं। ये 360 डिफरेंस एक ही है। अगर आप साल के 365 दिन रख लें तो भी सही है, 360 रख लें तो भी सही है जी, बिल्कुल ठीक। 364 भी किसी ने रखना है तो 364 भी रख लें। नहीं 300 नहीं, वो सवाल वाला कहेगा 300 तो फिर 360 कर लें, चलें बेशक आप। अहमद ये सवाल है जी, तकसीम 12 तकसीम 2 ठीक। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। हाँ जी।